हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के यूनिट 3 में जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े थे उनके बीच क्या अंतर है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े थे, अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा। हम लोग सबसे पहले मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े थे, फिर उसके बाद बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े थे और सबसे लास्ट में फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फर्मी-डिराक स्टैटिक्स पढ़े थे। ठीक, तो अब इन तीनों स्टैटिक्स में क्या डिफरेंस है इसको आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, इन तीनों का आपस में तुलना करेंगे। ठीक, अगर आप अपना सिलेबस देखे होंगे तो आपके सिलेबस में ये जो टॉपिक है कुछ ऐसे मेंशन है, लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, लिखा है कि जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं उनको आपस में क्या करिए, कंपेयर करिए और जो डिफरेंस वगैरह है उसको बताइए। ठीक, तो ये देखिए जो आज मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ ये वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक, साथ ही साथ जिन यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू एग्जाम है उन यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके किसी भी टॉपिक से एमसीक्यू बनाया जा सकता है। क्लियर है चीज़? ठीक, स्टार्ट करें। तो देखिए अब क्या लिखे हैं कि द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक, तो नीचे ये जो टेबल बनाए हैं ये स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बीच क्या डिफरेंस है उसको प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ठीक, तो देखिए टेबल के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आपके समझने में भी आसानी होगा। तो क्या किए हैं, 3 कॉलम लिए हैं। पहले में क्या लिखे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लिखे हैं, फिर दूसरे में क्या लिखे हैं, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लिखे हैं और तीसरे में क्या लिखे हैं, फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लिखे हैं। ठीक, अब देखिए इधर नंबरिंग कर दिए हैं। ठीक, ताकि ये पता चले ना कि ये पहला पॉइंट है इन तीनों के बीच कंपैरिजन का, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। ठीक, तो ऐसे अलग अलग क्या किए हैं, पॉइंट बना दिए हैं और यहाँ देखिए बीच में लाइन खींच दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, ऐसे ही टेबल बनाया जाता है, आपको पता भी है। अब देखिए पहले मैक्सवेल बोल्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखे हैं, मैक्सवेल बोल्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन में लिखे हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल इन 1859 एंड लुडविग बोल्ट्जमैन इन 1872। ठीक, तो देखिए जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, वो 1859 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल द्वारा क्या किया गया था, उसको प्रेजेंट किया गया था इस क्लासिकल स्टैटिक्स को। और फिर उसके बाद जो इसका थ्योरेटिकल डेवलपमेंट था वो 1872 में लुडविग बोल्ट्जमैन साहब ने दिया। ठीक, तो इन्हीं लोग के नाम पे जो ये स्टैटिक्स था इसका नाम क्या पड़ गया, मैक्सवेल। ये मैक्सवेल साहब के नाम पे मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन साहब के नाम पे बोल्ट्जमैन। ठीक, तो इन्हीं लोग के नाम पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स इसका नाम पड़ गया। ठीक, 1859 में सबसे पहले मैक्सवेल साहब ने क्या किया, इस क्लासिकल पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रेजेंटेशन वगैरह दिया था। ठीक, इन्होंने सोचा वगैरह कि ऐसे इसको प्रेजेंट वगैरह किया जा सकता है। फिर जो आगे उसका थ्योरेटिकल अप्रोच था उसको 1872 में लुडविग बोल्ट्जमैन साहब ने बनाया, पूरा कर दिया। ठीक, और उसके बाद एक स्टैटिक्स की जन्म हुई जिसको मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन में आए तो ये 1924 में क्या हुआ, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्वांटम पार्टिकल के लिए जिनका स्पिन क्या था, जीरो या इंटीग्रल स्पिन था, उनके लिए एक स्टैटिक्स बनाया और इस स्टैटिक्स को बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स नाम दिया गया। ठीक, क्योंकि इसमें बोस साहब और आइंस्टीन साहब थे, इस वजह से इन लोग के नाम पर इस स्टैटिक्स को बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स या बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया। ठीक, तो क्या लिखे हैं बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन 1924। 1924 की बात है जब ये स्टैटिक्स इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके द्वारा, बाय सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा 1924 में क्या किया गया था, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। इज इट क्लियर नाउ? अब फर्मी-डिराक स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, द आइडिया ऑफ फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन वाज इंट्रोड्यूस इन 1926 बाय एनरिको फर्मी एंड पॉल एड्रिन मॉरिस डिराक। ठीक, ये फर्मी और डिराक साहब द्वारा क्या किया गया था, 1926 में क्या किया गया था, इसको डेवलप किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था और इन्हीं लोग के नाम पर इस स्टैटिक्स का नाम क्या पड़ गया, फर्मी-डिराक स्टैटिक्स पड़ गया। यह भी एक क्वांटम स्टैटिक्स था और ये स्टैटिक्स फर्मियान्स के लिए एप्लीकेबल था, मतलब ऐसे पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल था जो क्या थे, आइडेंटिकल थे, इनडिस्टिंग्विशेबल थे और जो उनका स्पिन था वो क्या था, हाफ इंटीग्रल स्पिन था। ठीक, आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और जब इन तीनों लॉ को सेपरेटली पढ़े थे तो वहाँ पे भी ये सब डिस्कस किए थे। ओके, तो देखिए जो साइंटिस्ट डेवलप किए उनके नाम पर वो स्टैटिक्स बन गया। ठीक,
अब फिर देखिए दूसरा पॉइंट देखा जाए तो दूसरा पॉइंट जो लिखे हैं, अगर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो क्या लिखे हैं, इट कंटेन्स दोज पार्टिकल विच आर आइडेंटिकल डिस्टिंक्शबल एंड ऑफ एनी स्पिन। ठीक, तो ये ऐसे पार्टिकल के स्टैटिक्स को डिफाइन करता है जो क्या हो, आइडेंटिकल हो, साथ ही साथ डिस्टिंक्शबल हो, मतलब जिनको अलग अलग किया जा सकता हो, और साथ ही साथ ये कोई भी स्पिन रख सकते हैं, जीरो, हाफ, इंटीग्रल कोई भी स्पिन ये रख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखे हैं, इट कंटेन दोज पार्टिकल विच आर आइडेंटिकल इंडिस्टिंक्शबल हैविंग जीरो और इंटीग्रल स्पिन। ठीक, अब देखिए ये जो बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स है ये ऐसे पार्टिकल के लिए होता है जो आइडेंटिकल हो लेकिन इनडिस्टिंक्शबल हो। इनडिस्टिंक्शबल मतलब क्या, उनको आपस में सेपरेट ना किया जा सके, उनको आप अलग अलग ना कर सके। साथ ही साथ इन पार्टिकल का जो स्पिन होगा वो या तो जीरो होगा या तो इंटीग्रल स्पिन होगा। ठीक, क्लियर है चीज़। जब मैं पढ़ाया था तो उसमें ये सब टॉपिक लिखवा दिया था। ओके, अब देखिए अगर फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो लिखे हैं, इट कंटेन दोज पार्टिकल विच आर आइडेंटिकल इनडिस्टिंक्शबल हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन, या किसी किसी बुक में 8 हाफ इंटीग्रल स्पिन करके लिखा हुआ है। ठीक, तो उससे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जब हम हाफ, 3/2, 5/2 लिखेंगे तो 8 वैल्यू ही हुआ। ठीक, तो अब देखिए ये सब चीज़ क्लियर है। तो यहाँ से क्या लिखे हैं, इट कंटेन्स दोज पार्टिकल विच आर आइडेंटिकल इनडिस्टिंक्शबल हैविंग हाफ इंटीग्रल स्पिन। क्लियर है चीज ना। तो अब ये जो पार्टिकल होंगे ये भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे और आपस में इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनडिस्टिंक्शबल होंगे, और साथ ही साथ क्या होंगे, इंटीग्रल स्पिन जो होगा इनका हाफ होगा, जैसे 1/2, 3/2, 5/2, 7/2, कुछ इस काइंड के स्पिन ये रखेंगे। ओके, अब आते हैं तीसरा पॉइंट पे। तो तीसरा पॉइंट इनके डिफरेंस का क्या लिखे हैं कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। ठीक, इस स्टैटिक्स का जो लॉ है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ पे बेस है। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स जो होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ जैसे पार्टिकल पे लगते हैं ना, वही लॉ क्या है इसमें अप्लीकेबल है। ठीक, अब देखिए ये जो लॉ है ये बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कौन सा लॉ लगता है, तो ये क्वांटम स्टैटिक्स है, तो जाहिर सी बात है इसमें क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ लगेंगे। ठीक, तो लिखे हैं कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स वेयर क्वांटम स्टेट आर कंसिडर। ठीक, ये क्वांटम मैकेनिक्स के लॉ पर बेस्ड है जहाँ क्वांटम स्टेट वगैरह कंसिडर किया था। ठीक, क्वांटम स्टेट वगैरह बताए थे ना कि जहाँ हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और फिर स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इन सब चारों क्वांटम नंबर के बारे में जानकारी वगैरह रहे तो हम लोग क्वांटम स्टेट वगैरह क्या करते हैं बता सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस किए थे वहाँ पे। क्लियर, कौन कौन सा आपको बताया था जब पढ़ा रहा था मैं, यन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक, और फिर ये देखिए यमएल यमएस। ठीक, ये चारों क्वांटम नंबर अगर पता है तो हम क्वांटम स्टेट के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक, क्लियर। फिर देखिए क्या लिखे हैं, फिर लिखे हैं कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स वेयर क्वांटम स्टेट आर कंसिडर। ये लॉ भी किस पे बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स पे, जहाँ पे क्वांटम स्टेट मतलब ये क्या है, किसी पार्टिकल के क्वांटम स्टेट बताएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन वगैरह है तो क्वांटम स्टेट वगैरह बता सकते हैं अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो, और फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सब अगर पता हो तो ये सब बता सकते हैं। ठीक, तो ये क्वांटम स्टेट ऐसे आप पता लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, चौथा लॉ लिखे हैं कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज इनवैलिड। इसमें जो होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू नहीं होता है क्योंकि इसमें किसी भी स्टेट पर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बैठ सकते हैं। ठीक, लिखे हैं फॉर दिस लॉ विच मीन्स इट डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन स्टेट। ठीक, मतलब किसी भी गिवन स्टेट में कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल बैठ सकते हैं, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करने वाला है। ठीक, फिर देखिए क्या लिखे हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज इनवैलिड फॉर दिस लॉ विच मीन्स इट डज नॉट हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ गिवन रीजन। ठीक, ये भी जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। जब पढ़ाया था मैं तो लिखाया था और समझाया भी था, इसमें भी दिए गए क्वांटम स्टेट पर, दिए गए एनर्जी स्टेट पर कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर फर्मी-डिराक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इसमें क्या होगा, एक एनर्जी स्टेट को एक ही पार्टिकल क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, एक क्वांटम स्टेट को एक ही पार्टिकल क्या करेगा, ऑक्यूपाई
करेगा। ठीक, तो क्या लिखे हैं, पॉली डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल इज वैलिड फॉर दिस लॉ विच मीन्स इट कंटेन्स ओनली वन पार्टिकल इन अ गिवन क्वांटम स्टेट। इसका मतलब दिए गए क्वांटम स्टेट में क्या करेगा, ये क्या करेगा, बस एक पार्टिकल को कंटेन करेगा। ठीक, आगे 2-3 डिफरेंस और देखेंगे और फिर वीडियो फिनिश कर देंगे। ओके, देखो इसमें 4 पॉइंट हम लोग कंपेयर कर चुके थे। ठीक, अब 5वां नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आप जो टेबल बनाए रहे होंगे उसी में 5वां नंबर डाल के आगे लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक, मेरे पास नीचे जगह नहीं था, इस वजह से इरेज करके फिर से लिखाऊंगा। ओके, ये दोबारा मत आप अपने कॉपी में लिखेगा, ये तो ऊपर एक बार लिख ही चुके हैं। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, 5वां नंबर जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इन दिस लॉ वी कैन चूज द वॉल्यूम ऑफ सेल आर्बिट्रेरली, देयरफॉर इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस द नंबर ऑफ सेल इज नॉट फिक्स। ठीक, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वॉल्यूम है फेज सेल का वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। इस वजह से इसमें कोई फिक्स इसमें डायमेंशन नहीं है कि नंबर ऑफ फेज सेल इतना होना चाहिए, चाहे ये फेज सेल का साइज इतना होना चाहिए, ये सब इसमें नहीं है। ठीक, हम लोग यहाँ पे फ्री रहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन अगर हम बात करें बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें क्या होता है, लिखे हैं इन दिस स्टैटिक्स द वॉल्यूम ऑफ द फेज सेल कैन नॉट बी चूजन आर्बिट्रेरली। इसमें क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है फेज सेल का उसको हम स्वैच्छिक मतलब अपने इच्छानुसार नहीं चुन सकते हैं। इसमें क्या होगा, द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फेज सेल इज एच क्यूब। ठीक, लिखवाए भी है वहाँ पे, जो मिनिमम वॉल्यूम होना चाहिए फेज सेल का एच क्यूब होना चाहिए, वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट, जहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। ठीक, तो अगर हम बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो इसमें जो फेज सेल का वॉल्यूम होगा वो मिनिमम एच क्यूब होना चाहिए, उससे बड़ा होगा तो बेटर है, मिनिमम एच क्यूब रहना चाहिए। ठीक, अब जहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, अब देखिए द नंबर ऑफ फेज सेल इन गिवन वॉल्यूम ऑफ फेज स्पेस इज फिक्स। ठीक, इसमें जो नंबर ऑफ फेज सेल होगा दिए गए वॉल्यूम में वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। क्लियर। ठीक, ये बोस-आइंस्टीन साहब ने ये सब ला दिया था। ठीक, उन्हीं के नियम को हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, जो जो इन्होंने एजम्पशन वगैरह माना था उसी सब को लिख के हम लोग क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, तो लिखे इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन लिखिए, इन दिस स्टैटिक्स लिखिए, चाहे इन दिस लॉ लिखिए, बात एक ही है। ठीक, in this law comma the minimum volume of phase cell is h cube, it cannot be chosen arbitrarily, therefore the number of phase cell in given volume is fixed। ठीक, इन दोनों का क्या है, मिलता जुलता कुछ कंडीशन है। इसमें बोस-आइंस्टीन और फर्मी डिराक में क्या है, जो फेज स्पेस का वॉल्यूम होना चाहिए वो मिनिमम एच क्यूब के बराबर तो होना ही होना चाहिए। ठीक, उससे बड़ा भी हो सकता है। क्लियर। दूसरा, इसमें जो नंबर ऑफ फेज सेल रहेगा दिए गए वॉल्यूम वो फिक्स रहेगा, लेकिन इसमें हम लोग स्वतंत्र हैं, अपने मन से वॉल्यूम अपने मन से फेज सेल का नंबर वगैरह चूज कर सकते हैं। ठीक, अब फिर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखे हैं, इन दिस लॉ कामा द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाई। इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये हम लोग निकाले थे, क्या लिखे थे, एन आई इक्वल टू जी आई को हम लोग वहाँ पे ऊपर लिखे थे। ठीक, एन आई इक्वल टू जी आई और नीचे ये वैल्यू था, या इसी को ई को ऊपर ले आ सकते हैं माइनस साइन आगे लगा के। ठीक, तो ये एफ इक्वल टू एन आई अपॉन जी आई, यही डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ये किसके बराबर होता है, कुछ ये वैल्यू आता है। ठीक, ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं पीछे, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए अल्फा बीटा क्या थे, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर के फॉर्म में क्या किए थे, मल्टीप्लाई करके वहाँ पे उसको फिर समेशन के अंदर ले गए थे, फिर एंटी लॉग वगैरह लेके ये रिलेशन हम लोग निकाले थे। ठीक, इसी तरीके से अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करें बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है एफ ई, वो क्या होता है, एन आई अपॉन जी आई इक्वल टू ये वैल्यू आता है। ठीक, हम लोग कैसे पढ़े इसको, एन आई इक्वल टू जी आई को ऊपर करके पढ़े थे, आज उसी जी आई को नीचे कर दिए। क्लियर ना, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। इज इक्वल टू 1 अपॉन ई के पावर ये वैल्यू रखे हैं, -1 रख दिए हैं। ठीक, तो ये तो इसके बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया। अब यहीं अगर हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, जो एन आई अपॉन जी आई मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस ये वैल्यू आ जाता है। ठीक, इसमें से -1 करते हैं, और इसमें फर्मी डिराक में इस एक्सपोनेंशियल वाले वैल्यू में क्या करते हैं, 1 को जोड़ते हैं, और इसमें क्या करते हैं, 1 को घटाते हैं, बस यही अंतर है। तो ये सब वैल्यू हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ठीक, क्लियर। इस तरीके से 6 डिफरेंस हम लोग देखे। अब एक डिफरेंस में एग्जांपल डाल दिए हैं। इसका जो एग्जांपल है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का, ये मॉलिक्यूल ऑफ गैस होते हैं। ठीक, फिर अगर बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें फोटॉन्स इन कैविटी। ठीक, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि फोटॉन इन कैविटी का मतलब वगैरह क्या है। ठीक, फिर देखिए दूसरा क्या लिखे हैं, लिक्विड हीलियम एट लो टेम्परेचर। क्लियर, ये क्या है, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल के तौर पे लिखे जा सकते हैं। फिर देखिए फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में हम लिख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। ठीक,
फ्री इलेक्ट्रॉनिक मेटल को हम क्या कर सकते हैं, किसका एग्जाम्पल, इसका फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक। और भी जब इन सबको मैं पढ़ा रहा था तो इसका एग्जाम्पल वहाँ पे भी एक दो लिखवाया था। ओके, तो इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर लिए तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में, किसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन। और इस तरीके से ये हम लोग का टॉपिक भी कवर हो गया। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।